तो हम लोग बात करने वाले हैं आज सेट्स और रिलेशंस की। सबसे पहले सेट्स की जब अपन बात करते हैं, सिंपल सा क्या है, सेट इज अ कलेक्शन। आप इसको जब भी रिप्रेजेंट करते हो तो सेट ए कैपिटल लेटर से होता है, राइट। कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 7। सो सेट्स का एक रिप्रेजेंटेशन तो होता है जहां पे तुम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हो, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 7, है ना। या फिर मान लो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सेट क्या हो गया, बी इज अ सिंगलटन सेट, है ना। नल सेट नहीं बोलना इसको। ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जहां पे सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, मेरे पास एक ही एलिमेंट है यहाँ पे 5। लेकिन अगर मैं ऐसा एक सेट बना दूं, C इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज नल सेट। अगर आप सिर्फ 5 का सिंबल बनाओगे तो नल सेट होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो इट विल बी अ सिंगलटन सेट, और 5 एक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कितने भी सेट बना सकते हो, 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट, 10 एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट बन सकता है। दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, राइट। द अदर रिप्रेजेंटेशन इज जहां पे आप डेफिनेशन लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह से कर देगा, ए इज x+1, पहले x ले लेगा, x such that 2x+1 mod is less than 3 and x belongs to a set of natural numbers। ठीक है, इस तरह से वो अपन को इक्वेशन बना के देता है। इस तरह से अगर इक्वेशन कभी देता है तो यहाँ पे इस सेट के रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो सेट की डेफिनेशन दे रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, तुम्हें वो एलिमेंट्स बता रहा था, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्या होगा, कैसा होगा। अब वो क्या कर रहा है, अब वो तुम्हें सीधे सीधे डेफिनेशन दे रहा है कि भैया मैं सेट को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ। मेजरली तुम एग्जाम में देखोगे तो हमें इसी फॉर्म में आ जाता है। इसको रीड कैसे करते हैं, इन केस अगर हमें कोई डाउट है तो, दिस रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सेट, जो कोलन से पहले आएगा, मतलब ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे, एक्स होंगे। सच दैट, कोलन इज सच दैट एक्स ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए और एक्स ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। इसका मतलब वो सारे एक्स जो इन कंडीशन को फुलफिल करेंगे वो सारे एक्स मेरे ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, 2x+1 का मॉड इज लेस देन 3। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+1 लाइज बिटवीन 3 एंड -3। ये होगा, ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस 3 से छोटा है, वही मतलब होता है मॉड एक्स लेस देन ए का। तो मैं -3 से 3 के बीच में होऊंगा, -1 आप ऐड कर दो दोनों साइड, कितना हो जाएगा, 2x, -1 ऐड करोगे ये हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करा दो। सो x अपना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है -2 से 1 के बीच में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरे पास वो x जो इन दोनों को फुलफिल कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर्स जो -2 से 1 के बीच में आने चाहिए। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो नो माइनस सोल्यूशन। बीच में आ रहा होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, विच इज 5। तो ए इज अ नल सेट और अ वॉइड सेट। नो, कभी कभी ना वो ऐसे डिफाइन कर देता है, बी इज अ सेट x² - 1/x+2 such that x+3 is larger is less than 7 and x belongs to a natural number। सो अब क्या हो जाएगा, देखो अब तुम्हारा जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन डिफाइन कर रहा होगा, एलिमेंट्स ये वैल्यूज होंगी। सो x² - 1/x+1 वुड बी द एलिमेंट्स ऑफ माई सेट, जहां पे x क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, ये और ये। तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x लेस देन 4 होना चाहिए। तो अपने पास x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ से x आ जाएगा 1 2 3। तो बी सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बी सेट के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, x² - 1/x+1 की फॉर्म क्या आ रहे हैं। तो आप x को 1 डाल दो, कितना हो जाएगा 0, x को 2 डाल दो, 4 - 1 इज 3, 3/5, 3/4, और 3 डाल दो, 9 - 1 इज 8/5। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बी सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 3/4 और 8/5। इस तरह से ना वो आपको सेट के
डेफिनेशन देता है, सेट के रिप्रेजेंटेशन देता है। डायरेक्टली एलिमेंट दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, है ना। लेकिन अगर डेफिनेशन की फॉर्म में दिया है तो वो डेफिनेशन कुछ भी बना दे, दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट कि उसने मुझे क्या डेफिनेशन वहां पे दे रखी है। डेफिनेशन में वो मॉड यूज कर लेता है, लॉग यूज कर लेगा, बॉक्स यूज कर लेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेगा, है ना। बेसिकली वो तुम्हें कोई भी इक्वेशन वहां पे बना के दे सकता है। नॉर्मली वो मॉड, एक्सपोनेंट्स, लॉग, इन्हीं सबको प्रेफर करते हैं। और यहाँ से फिर आप उस सेट के एलिमेंट्स निकाल सकते हो। तो अगर इस फॉर्म में आ जाता है जहां पे आपको सेट का डेफिनेशन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करके आपको अपने एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। देखो जब तक आपको आपके सेट के एलिमेंट्स नहीं पता होंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी क्यों ना पूछा हो, है ना, आप वो आंसर्स नहीं निकाल पाओगे। जैसे एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कैसे कैसे फॉर्म के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो अपन ने दो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन देखे, यही दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक जहां पे आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है, एक जहां पे हमें डेफिनेशन मिल जाती है ना। अब देखो जैसे 2022 में ये क्वेश्चन है ना, मैं पीवाईक्यूज ही ले रहा हूँ ताकि हम उनके थ्रू ही समझ पाए इसको लेवल, तो वो चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। एक सेट डिफाइन किया उसने, x बिलोंग्स टू r, है ना। तो आपका जो a है वो, उसके एलिमेंट्स x होंगे, x बिलोंग्स टू r है, और इस इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे। b में भी देखो उसने कुछ डिफाइन कर दिया, b सेट को भी, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर्स एंड मॉड x इज लार्जर देन इक्वल टू 2। पूछ रहा है विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स बेसिकली। ठीक है, तो वही कहानी, सेट जब भी आएगा इस तरह से आपके पास अगर नोटेशंस होंगे, सबसे पहला काम आप ये करोगे, सेट का आंसर निकालोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स उस सेट में आते हैं। बिकॉज एलिमेंट्स आएंगे तो ही आप फिर फाइनल आंसर निकाल पाओगे, आंसर की तरफ आगे प्रोसीड कर पाओगे। सबसे पहले मॉडुलस में रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे ना, इन केस इफ यू डोंट रिमेम्बर। मॉड एक्स की कहानी देखो, जब भी आएगी मैं एक्स की जगह स्टार ले लेता हूँ, है ना। स्टार मतलब कि यार वहां पे कोई भी मैथ्स का फंक्शन हो, है ना, यही टेम्पलेट यूज कर लो। स्टार की जगह एक्स हो, 2x+1 हो, x² - 1 हो, 1 + log x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज कर सकते हो। चार तरीके से यूज करते हैं। पहला, अगर आपको मॉड ओपन करने को आए, या मॉड को आपको साइन हटाना है, तो आप ये कंडीशन यूज करते हो कि मॉड स्टार की जगह आप स्टार लिखोगे अगर स्टार पॉजिटिव है, और अगर स्टार नेगेटिव है तो आप माइनस स्टार लिखोगे। जैसे कई बार होता है किसी किसी क्वेश्चन में दो मॉडुलस होते हैं, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में मॉड ऑफ साइन एक्स होता है, मॉड ऑफ 2 sin x + 3 होता है, मॉड ऑफ 3 - log x होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड के अंदर जो लिखा है। सो मॉड ऑफ स्टार की वैल्यू हमेशा स्टार आ जाएगी अगर आपका स्टार पॉजिटिव है तो, और अगर स्टार नेगेटिव है तो आपका आंसर माइनस स्टार होगा। अब आप स्टार की जगह कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा वैलिड होगा। दूसरा कंडीशन क्या था मॉड स्टार के ऊपर, मॉड स्टार इज इक्वल टू ए कभी आ जाए, है ना। ए मतलब ए कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इस तरह से इक्वेशन आ जाए, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू ए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +- है। मैं कैसे देखता हूँ, मॉडुलस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस ए है, मैं नंबर लाइन पे वॉक कर रहा हूँ और ओरिजिन से डिस्टेंस में 4 बोल रहा हूँ, तो मैं 4 पर हो सकता हूँ या फिर -4 पर हो सकता हूँ। तो अगर मॉड ऑफ स्टार इज इक्वल टू ए तुम्हें कभी भी दिखता है इस टाइप की इक्वेशन, तो स्टार इज इक्वल टू +- ए, वही अपना फंडा है। तीसरा तुम्हें केस दिख रहा होगा जब वो तुम्हारा मॉड ऑफ स्टार लेस देन ए आ रहा होगा, जैसा अभी अपने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था। मॉड ऑफ स्टार लेस देन ए मतलब मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस ए से छोटा है। सोच के देखो, मैं अगर बोलूं कि यार मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस 4 से कम है, तो मैं कहाँ घूम रहा हूँ, 0 से 4 में, या फिर 0 से -4 में। तो बेसिकली -4 से 4 के बीच में मैं हूँगा, मतलब मैं मतलब स्टार। तो स्टार अगर मॉड ऑफ स्टार ए से छोटा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोलो आपका स्टार जो है वो -a से ए के बीच में घूम रहा होगा, कोई डाउट नहीं है आपको। और फोर्थ क्या हो जाता है, अगर मॉड ऑफ स्टार लार्जर देन ए है, सिमिलरली मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से ए से ज्यादा है, तो आप ए से इन्फिनिटी के बीच में हो, या फिर आप -∞ से -a के बीच में हो। लॉजिकल बात है ना। सो मॉड ऑफ स्टार लार्जर देन ए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आइदर स्टार इज लार्जर देन ए और स्टार इज लेस देन -a। ये चार फॉर्म्स होते हैं। सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ तो डायरेक्टली है। अगर आपको मॉड स्टार इज इक्वल टू ए दिख रहा है, मॉड स्टार इज लेस देन ए दिख रहा है, मॉड स्टार इज लार्जर देन ए दिख रहा है,
आप डायरेक्टली यूज कर लो। फर्स्ट वाला तुमने देखा होगा अपन मोरलेस कैलकुलस में यूज करते हैं, जहाँ पे अपन को मॉड को ब्रेक करा के मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। एफएक्स में दो मॉड दिए हुए हैं, तो वहां पे आप मॉड स्टार को फिर ब्रेक कराते हो कि यार स्टार अगर पॉजिटिव होगा तो मैं उसको स्टार लिखूंगा, स्टार नेगेटिव होगा तो माइनस स्टार लिखूंगा, है ना। तो मॉड में यही चार फंडेज होते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखो, मेरा सेकंड थर्ड वाला और फोर्थ वाला लग रहा है ना, यहाँ पे मॉड स्टार लेस देन ए दिया हुआ है विच इज थर्ड वाली प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ स्टार लार्जर देन इक्वल टू ए दे रखा है, मतलब सेकंड और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं सेट ए निकाल लेता हूँ। मॉड ऑफ एक्स प्लस वन कितना दे रखा है उसने, लेस देन टू, तो आप क्या बोलोगे इसको, स्टार जो मेरा है, स्टार कौन हो जाएगा जिसका आपने मॉड निकाला है, यही मेरा स्टार है ना एक्स प्लस वन। तो मॉड ऑफ स्टार क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए के बीच में जा रहा होगा, माइनस वन करा दो तो -3x1। ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यूज, है ना। रियल नंबर्स है, मतलब सारी वैल्यूज होंगी, इंटीजर्स नहीं। -3 से 1 के बीच का पूरा इंटरवल मेरा ए सेट में आ गया। बी सेट देखते हैं, बी सेट में क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ x माइनस वन इज लार्जर देन इक्वल टू टू। तो मेरे पास क्या बनेगा, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, या तो 2 से बड़ा है या फिर -2 से छोटा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 से बड़ा है या -1 से छोटा है। अब मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यूनियन हमें पता है, दोनों को मिक्स कर दो, जो इंटरवल आएगा वो मेरा आंसर है। इंटरसेक्शन जो आपका कॉमन है, राइट, जो इंटरवल, जो गैप, जो वैल्यूज आपकी कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आती है। ए माइनस बी या बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इज बी के एलिमेंट को ए में से निकाल दो, है ना। अगर मैं वेन डायग्राम्स की टर्म में बात करूं तो देखो ए माइनस बी क्या होता होगा, ये मान लो अपने पास एक यूनिवर्स है, मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया ए, एक सेट बनाया बी। इफ somebody says a minus b, इसका मतलब होता है रिमूव एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम इट, एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम इट। तो b के एलिमेंट a में से निकाल दो। ये मेरा a है पूरा, देखो मेरा पूरा a कौन सा हो जाएगा, ये पूरा a है, ये पूरा a है। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a में से b के एलिमेंट्स निकाल दो, a में से b के एलिमेंट्स निकाल दो। क्या b के एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएंगे, ये वाले मेरे को हटाने हैं, यही तो वो एलिमेंट्स है जो b में है। इसको हटा दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो ए माइनस बी इज बेसिकली ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल। सो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स निकाल दो। सिमिलरली अगर कोई मुझे कहता है बी माइनस ए, तो मैं क्या करूंगा, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स निकाल दो। तो अगर ए और बी में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो ए माइनस बी आपका ए के बराबर ही आ जाएगा और बी माइनस से आपका बी के बराबर आ जाएगा। कुछ कॉमन होगा तो वो कॉमन वाले एलिमेंट्स निकल जाएंगे, है ना। अब यहीं पे क्या करना है मुझे, नंबर लाइन बना लो पहले, हम देख लेते हैं ए में क्या है और बी में क्या है, बिकॉज नंबर लाइन के ऊपर इट वुड बी इजी फॉर अस टू ऑब्जर्व क्या कौन सी कहानी है। आपका ए कहाँ है, -3 और 1, ए है यहाँ पर, दिस इज ए। व्हाट इज बी, बी है 3 से बड़ा और -1 से छोटा, ये मेरा बी है ना, ब्लू इज बी, रेड इज ए। अब देखो सबसे पहले ए यूनियन बी चेक कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। दोनों को मर्ज करा दो, दोनों को अगर मैं मर्ज करा दूंगा तो बस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक का तो आ ही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये निकाल देगा, आगे वाला भी निकल जाएगा। सिर्फ 1 से 3 वाला नहीं आ रहा होगा, 1 इंक्लूसिव और 3 एक्सक्लूसिव, R-1 इंक्लूसिव 3 एक्सक्लूसिव, है ना। वैसे तो मेरे को आंसर दिख गया, आंसर मेरा डी आ रहा है, सॉरी ट्रू आ गया डी, है। मुझे नॉट ट्रू ढूंढना है, तो वी आर लुकिंग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो ट्रू हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, -3 ओपन से -1 क्लोज, ये मेरा इंटरसेक्शन है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ए माइनस बी निकालते हैं, ए क्या है, रेड में से ब्लू वाला माइनस करा दो, रेड में से ब्लू वाला माइनस करा दोगे तो कौन सा पार्ट बच जाएगा रेड में, ओनली रेड वाला, ये वाला, विच इज -1 ओपन से 1 ओपन,
क्योंकि आप माइनस कराओगे तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा ना, ये ब्लू में इंक्लूसिव है। तो -1 ओपन से 1 ओपन ये बच जाएगा आपका ब्लू निकालने के बाद में। -1 से 1 ओपन, बिल्कुल। सो ए इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई नो माई आंसर इज बी। फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। बी माइनस से देखो, ब्लू में से रेड निकाल दो। ब्लू में से रेड निकाल दोगे तो ये रेड निकल जाएगा पूरा पूरा यहाँ से। -3 नहीं निकल पा रहा होगा, है ना? -3 नहीं निकलेगा, क्योंकि रेड के पास -3 है ही नहीं। तो मैं वो वाला एरिया लिख रहा हूँ जो मेरा B-A में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से तो पूरा आ ही जाएगा। तो B- से क्या हो जाएगा? -∞ से -3 क्लोज, यूनियन 3 क्लोज से इन्फिनिटी, दिस इज B-A। और उसने क्या लिखा है? R-3 से -1, 3 से -1 वाला ही उसने माइनस कराया। थ्री से -1 वाला उसने माइनस कराया। हाँ, जबकि अपना आंसर क्या हो जाएगा? -3 तक हो जाएगा। ये इंटरवल तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। सर बोल। सर ए वाला ऑप्शन और एक बार बताइए। A-B, ए में से बी निकाल दे, ठीक है। ए कौन सा है तेरा? रेड लाइन तेरी ए है, ठीक है। हाँ। अब ए में से बी निकालना है, तो कौन से एलिमेंट निकल जाएंगे? ये सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे ना। यस। तो जब मैं A-B कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट्स निकल जाएंगे। कहाँ तक निकल जाएंगे? यहाँ तक, है ना। -1 भी निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्लोज्ड है। क्या बच जाएगा तेरे पास? अब देख, रेड में -1 ओपन से 1 ओपन, बस इतना से ही बचेगा ना मेरे पास। हाँ यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर थोड़े अलग से क्वेश्चन करते हैं ना, ये तो बाकी चैप्टर में भी कॉमन होते हैं ऐसे टाइप के। क्या? थोड़े अलग से क्वेश्चन करते हैं ना, मतलब ये सेट्स वाले तो बाकी चैप्टर में भी कॉमन हो जाता है ना, प्रैक्टिस में आ जाता है। मतलब मतलब ये जो क्वेश्चन है सेट्स वाले, ये तो बाकी चैप्टर में भी आ जाते हैं। बाकी चैप्टर में भी आ जाते हैं, हाँ ठीक है। तो तेरे को कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बोल। मतलब अगर कुछ अलग सा है, आपको कुछ दिख रहा है एकदम अलग सा कुछ क्वेश्चन डिफरेंट सा। सेट्स में क्या क्वेश्चन डिफरेंस आते हैं? पता नहीं सर। सेट्स तो सबसे लल्लू टॉपिक होता है भाई। रिलेशन में तो फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। सेट्स में तो बस सेट्स की डेफिनेशन का अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हें घुमाएगा तो डेफिनेशन में ही घुमाएगा बस, है ना। अब जैसे ये है देखो, सेट ए क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। HCF n और 45 का कितना है? 1 है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आना चाहिए ना। HCF 1 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 9 × 5। इसका मतलब n जो भी नंबर होगा उसमें 3 और 5 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ए सेट में नंबर्स कैसे आ रहे होंगे? नेचुरल नंबर जो बिना 3 और 5 के बन जाएंगे, जैसे 1, 2, 4, 7, 8, 11 एंड सो ऑन। ए सारे नंबर्स होंगे जो बिना 3 और 5 के बन जाते होंगे। लेट बी, बी सेट में क्या हो गया? के 1 से 100 जा रहा है, बी क्या है? 2 के, मतलब क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 से लेके 200 तक। देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, मुझे ये बता दो। ए इंटरसेक्शन बी के जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबका सम निकालना है मुझे। सो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आ रहा होगा? पहले इवन नंबर्स का सम कर देंगे, फिर 5 के मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पक्का? हाँ सर। इवन नंबर्स का सम मतलब तू कह रहा है कि मैं ये निकाल दूं, 2 + 4 + 6 + 8 से लेके 200 तक का सम, और इसमें से माइनस क्या करा दूं? 5 के मल्टीपल्स का सम माइनस करा देंगे। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से? 5, 10, 50 सारे आ जाएंगे। सर कौन कौन से बोलो मुझे। 5 + 10 + 15 ये माइनस करा दूं? सर 3 के मल्टीपल्स भी माइनस करेंगे ना। बिल्कुल, 3 के मल्टीपल्स भी होंगे।
तो फिर ये भी माइनस करा दो। सर बट रिपीट हो गया ना कुछ। हाँ, कुछ रिपीट भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे आ भी नहीं रहे होंगे, है ना। जैसे 5 ही नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा, 3 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा यहाँ पे। सर तो सिर्फ 3 के इवन मल्टीपल्स। 3 के इवन मल्टीपल्स आएंगे और 5 के भी इवन। इवन मल्टीपल्स आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसा कर दूं कि मेरा जो आंसर है वो है इवन नंबर्स का सम माइनस इवन मल्टीपल ऑफ 3 माइनस इवन मल्टीपल ऑफ 5, तो आंसर आ जाएगा, नहीं सर, कॉमन भी रहेंगे ना। है ना। बिल्कुल, ऐसे नंबर्स भी आ जाएंगे जो 3 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। जैसे तुम्हारा एग्जांपल ले लो, 15, 30, सॉरी 15 नहीं, 30, 30 यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, 2 बार माइनस हो जाएगा, जबकि एक बार माइनस होना चाहिए था। तो मुझे एक बार ऐड करना पड़ेगा इवन मल्टीपल ऑफ 15। देखो ये आया कि नहीं आया समझ में। लॉजिक वेन डायग्राम का है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सर पहले ये देखो समझ में आया, हाँ बोल। सर इवन नंबर एंड इवन मल्टीपल ऑफ 3 में भी तो रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन होगा, वो तो मुझे माइनस ही कराना है ना। हम्म। अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे ए इंटरसेक्शन बी में चाहिए क्या, मेरे को तो वो इवन नंबर्स चाहिए जो 2 का मल्टीपल हो, मतलब 2 के मल्टीपल तो होते ही है, जो 3 और 5 के मल्टीपल नहीं होते, मेरे को उनका सम चाहिए, हाँ हाँ। है ना। तो मैंने सारे इवन नंबर्स का सम निकाला, उसमें क्या होगा, सब आ रहे होंगे, 3 के मल्टीपल्स भी आ रहे होंगे, 5 के मल्टीपल्स भी आ रहे होंगे। तो मैंने बोला पहले एक काम करो, 3 के मल्टीपल्स निकाल दो, फिर आप 5 के मल्टीपल्स भी निकाल दो। 3 के मल्टीपल्स तो ईजी है ना ऐड करना, 3 के इवन मल्टीपल्स होंगे क्या, 6, 12, 18, सब एपी बनेगा। या 6 कॉमन निकाल दोगे तो नेचुरल नंबर्स का सम आ रहा होगा। फिर 5 के इवन मल्टीपल्स हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, है ना। 10 कॉमन निकालोगे तो 1 + 2 + 3 आ जाएगा, सब तो फटाफट निकल जाएगा। लेकिन जब तुम 3 और 5 दोनों सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 15 के मल्टीपल 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए अपन उसको एक बार ऐड करेंगे। 15 के इवन मल्टीपल, 15 इंटू 2, 15 इंटू 4, 15 इंटू 6 एंड सो ऑन। देखो चलो आया कि नहीं आया समझ में, जी यस सर। सर। है ना। तो सेट में ना वो तुम्हें डेफिनेशन में ही घुमाने की कोशिश कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता वो। सर ये न्यूमेरिकल में आया था क्या? हाँ, इसका आंसर में क्या से कुछ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आता है, याद है मुझे, याद है, अगर ये सेम क्वेश्चन ही होता। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी देखो इस टाइप से भी है, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। आराम से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एबीसी 3 सेट्स हैं सच दैट फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट और इक्वल टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है ना। फटाफट से 1 मिनट देता हूँ, ट्राई कर लो पहले, फिर इस क्वेश्चन के बाद में अपन रिलेशंस को एक बार फटाफट से रिकैप करके रिलेशंस के क्वेश्चंस करते हैं। ड्रॉ करके देख देख के हाँ, सर, ड्रॉ करके किया मैंने। गाने क्यों चला रखे हैं बैकग्राउंड में। सर फोन आ रहा था। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट और इक्वल टू सी है फाइनल सेट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, और वो कह रहा है ये वाले पार्ट का सी के साथ में अगर मैं सबसेट देखूँ तो नल सेट आ रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये 0 है, ये एलिमेंट होता ही नहीं होगा।
बिकॉज अगर ये एलिमेंट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सी का सबसेट बन जाएगा, तो मुझे कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी सी का सबसेट हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो सी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला एरिया मेरा जीरो हो गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो फॉर श्योर जीरो है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो तो ये वाला पार्ट होगा ना पूरा, ये जीरो हुआ है, तो ये तो मेरा कुछ एलिमेंट आ भी सकता है ना। बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, ए माइनस बी, ए में से बी निकाल दो, ए में से बी निकाल दोगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, ये और ये बचेगा। ये सी का अगर सबसेट है ना, तो ए सी का सबसेट होगा। सी वाला देखते हैं, सी यूनियन ए, सी और ए का यूनियन, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ, काम आएंगे इस वाले पार्ट में। ये अपने पास एरियाज है, सी यूनियन ए लिख रहा हूँ पहले मैं। सी यूनियन ए में क्या क्या आ रहा होगा, ए और सी का यूनियन, यूनियन है ना, हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी डी ई एफ, दिस इज सी यूनियन ए। ये ये तो ए की वजह से आ गया और ये सी की वजह से आ गया। इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इसका, सी यूनियन बी के साथ में, बी और सी का यूनियन कर दो, क्या हो जाएगा, बी सी, तो मैं लिख रहा हूँ सी यूनियन बी। देखो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, बी सी ई डी एफ। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जो दोनों में कॉमन है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, बी कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, ई कॉमन दिख रहा है और एफ कॉमन दिख रहा है। सो बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, क्या ये मुझे सी बना रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बना रहा है। बी नहीं आना चाहिए, डी ई एफ आता तो मैं सी बोल देता, तो सी ऑप्शन जो है वो एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए में से सी निकाल दो, ए में से सी निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, है ना, वही सेम कहानी, जो बी जैसा ट्रू हो रहा है वैसे ही डी भी ट्रू हो जा रहा है। सो अगर ए माइनस सी में से जो बचेगा वो बी का सबसेट है, तो फिर ए बी का सबसेट हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आया समझ में। यस सर। रिलेशंस के ऊपर इसमें चलते हैं। जीरो क्यों लिया? क्या, बीच में जीरो क्यों लिया, वो नहीं समझा। बीच में एरिया जीरो, अरे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी का कॉमन वाला। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है ना। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि जो उनके बीच में इंटरसेक्शन आएगा, जो एलिमेंट आएगा, है ना, हम्म। वो सी का सबसेट या सी के बराबर हो सकता है। हाँ। ऐसा हमारे पास क्या है, फाई है, मतलब नल सेट है। इसका हम्म। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, अच्छा समझा। तो फिर ये वाला पार्ट जीरो होगा ना। हम्म। नेक्स्ट, रिलेशंस का डेफिनेशंस क्या होता है, दो मेरे पास सेट होते हैं, एक ए और एक बी, और आप उसका मैपिंग कर दो, कोई कंस्ट्रेन नहीं है आपके पास, कोई कंडीशन नहीं है, जैसा आपको करना है वैसा आप मैपिंग कर सकते हो। मान लो ए में मेरे पास 4 एलिमेंट है, बी में मेरे पास ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। तो रिलेशन जब हम डिफाइन करते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, दो मैपिंग करनी है आपको सेट्स के बीच में, और मैपिंग आप कैसे भी कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा है, कोई कंस्ट्रेन नहीं, कोई कंस्ट्रेन नहीं है, मतलब जैसे मेरे मन को भाएगा मैं वैसा मैपिंग करूंगा, जैसे मैंने मान लो ये कर दिया बस, दिस इज ऑल्सो वन रिलेशन। या फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तो वन को सबसे मैप कराऊंगा, ये भी एक रिलेशन है ना, मैं बनी सबको ना एक एक दे देते हैं, ये भी एक मैपिंग है। सो रिलेशन क्या होता है, जिन दो सेट्स के बीच में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो ए और बी, उनके बीच में कितना आप मैपिंग कर सकते हो, मतलब कितनी मैच दी फॉलोइंग बना सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट ना हो तो। जितनी आप मैच दी फॉलोइंग बनाओगे उतने आपके अलग अलग रिलेशंस बन जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी तुमसे पूछ लेता है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे यहाँ पे देखो, इसी एग्जाम्पल में कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। एक काम करता हूँ मैं, एक और एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ई एक और लेता हूँ, 5 एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन आ रहा होगा तो मतलब मैं कितनी मैपिंग कर सकता हूँ। तो अब देखो वन के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी मैप होने के लिए, वन को मैं मैप कर सकता हूँ ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, या फिर किसी से भी नहीं। ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैंने ए को किसी से, वन को किसी से मैप ही नहीं किया, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं वन को
ए बी से मैप कर दूं, दो दो ना, मैं किसी एक एलिमेंट से मैप करूंगा। मैं वन को ए बी सी से मैप कर दूं, तो वन को मैप करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, ये कैसे निकालूंगा? क्योंकि वन के पास जितनी 5 ही होंगे। पांच ही छः। कैसे होंगी? सर पांच तो ऐसे दिख जा रही है ना, मान ले वन को ए से मैप किया, या वन को बी से किया, वन को सी से किया, पांच तो ऐसी हो गई। छठी होगी मैंने वन को मैप ही नहीं किया। सातवीं होगी मैंने वन को ए बी से मैप किया। आठवीं होगी मैंने वन को ए सी से मैप किया। ऐसे आगे आएगी मैंने वन को सबसे मैप किया। तो वन 5 को मैप फैक्टोरियल करने क्या? के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ भाई लोग बोलो, क्या बोल रहे हो? 5 फैक्टोरियल रहेगा क्या? 5 फैक्टोरियल? हाँ फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? पांच चीजों को अरेंज करना। हाँ। क्या मैं यहाँ पे कुछ अरेंज कर रहा हूँ पांच चीजों को? नहीं, सर 2 to the power 5. कितना? 2 की पावर 5? क्यों? सर क्योंकि बी के सेट में 5 एलिमेंट्स है। सिर्फ देखो 5 होंगे ना। है ना, वन के पास क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखो वन ए से मैप होगा या नहीं होगा? दो पॉसिबिलिटी वन की निकाल रहा हूँ मैं, है ना। वन की ए के साथ, वन बी के साथ मैप होगा कि नहीं होगा? वन सी के साथ मैप होगा कि नहीं होगा? वन फोर बी के साथ मैप होगा नहीं होगा? वन ई के साथ मैप होगा नहीं होगा? 2 raised to power 5, ये पॉसिबिलिटी आएगी मेरे पास। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, या तो वन सिंगल एलिमेंट से मैप हो रहा होगा। सिंगल एलिमेंट से मैप हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? सर 5C1 ले लो, पांच में से कौन सा एक जिससे मैप हो रहा होगा? मैं बोलूँ नहीं, वन दो एलिमेंट से मैप हो रहा है तो आप बोलोगे सर फिर 5C2 पॉसिबिलिटीज है। वन तीन से मैप हो रहा होगा तो आप बोलोगे 5C3। चार से मैप हो रहा होगा तो 5C4। पांच से मैप हो रहा होगा तो 5C5। मैंने वन को किससे मैप नहीं कराया तो 5C0। यही सारी पॉसिबिलिटीज होंगी ना वन के पास, ये सुनो। और NC0 से NCN तक का सम कितना होता है? 2 raised to power n। बराबर है। तो ऐसे निकाल लो 2 raised to power 5, ऐसे निकाल लो 2 raised, कैसे भी देख लो। सो सर वन के ये पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2 raised to power 5। आया समझ में? यस सर। टू के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? वही 2 raised to power 5। थ्री के पास भी 2 raised to power 5। फोर के पास भी 2 raised to power 5। कितना हो गया मेरे पास? 2 raised to power 5 into 4, है ना। सर मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 to the एंड power। कंडीशन है ना, मैं जब मैपिंग करूंगा तो वन किससे मैप हुआ, फिर टू किससे मैप हुआ, थ्री किससे मैप हुआ, फोर किससे मैप हुआ। चारों के करने के बाद ही तो मुझे एक मैपिंग मिलेगा। सर बट अगर 2 को नहीं भी किया, अच्छा ठीक है समझ गया। नहीं भी क्या तो भी कितने डिसाइड तो किया हाँ ना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, इग्नोर तो ना कर हाँ रहा हूँ उसको। हाँ हाँ। तो इसलिए अपन बोलते हैं, मान लो ए के पास अगर m एलिमेंट्स हैं और बी के पास n एलिमेंट्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप जो बना लोगे वो बन जाता है 2 raised to power m। ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आज जब मैं मैपिंग बनाऊंगा तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1, A 1, B 1, C 1, D 1, E 2, A 2, B 2, C 2, D 2, E, ये सारे होंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो m एलिमेंट्स यहाँ पे, n एलिमेंट्स यहाँ पे, तो इनपुट के लिए m ऑप्शन होंगे, आउटपुट के लिए n ऑप्शन होंगे। तो मेरे m पास into n। m इंटू n नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं, है ना। अब जब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ तो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास आ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ये एक रिलेशन डिफाइन किया, सोच के देखो, है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, 1, A 1, B और 3, D, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से आप नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालोगे? आपके पास MN ब्रैकेट बन गए। पहला वाला ब्रैकेट मतलब 1, A मेरे आंसर में आएगा कि नहीं आएगा? दो ऑप्शन। 1, B मेरे आंसर में आएगा कि नहीं आएगा, मेरी मैपिंग में आएगा कि नहीं आएगा? दो ऑप्शन। 1, C दो ऑप्शन। तो ऐसे हर MN एलिमेंट के लिए मेरे पास दो 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 मल्टीप्लाई होकर 2 raised to power MN बना देगा। वैसे भी सोच सकते हो नंबर ऑफ रिलेशंस को, या जो मैंने ऊपर सिखाया वैसे भी सोच सकते हो। ये आया समझ में? नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालेंगे, है ना। जी सर। जब अपन फंक्शंस में जाएंगे तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशन, फिर वहां पे अपन देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन, वो कहानी अपन फंक्शंस में देखते हैं। रिलेशंस में हम देख रहे हैं सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशंस। रिलेशन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है ना, कैसे भी आप मैपिंग कर लो जैसी आपकी इच्छा है दोनों सेट्स के बीच में। रिलेशंस आपके चार टाइप के होते हैं।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। सबसे सिंपल इक्विवेलेंस वाला होता है, बिकॉज अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम क्या बोलते हैं फिर? वो इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। अब तीनों की लॉजिकल डेफिनेशन क्या है वो समझो, तुम कैसे चेक करते हो। किसी भी रिलेशन को, आपने कोई भी रिलेशन डिफाइन किया, उसको मैं रिफ्लेक्सिव का बोलता हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, कि आपका खुद के साथ में वही रिलेशन है। अगर ऐसा कोई रिलेशन है जहां पे हर एलिमेंट का अपने साथ में भी वही रिलेशन हो रहा है, उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हो। ठीक है, जैसे इज अ फादर ऑफ इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए का पापा नहीं हो सकता। इज कॉन्ग्रुएंट टू अ ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू अ ट्राइंगल इटसेल्फ। यस, बिल्कुल। तो हर एक एलिमेंट अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। इज इक्वल टू, है ना, इज रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? आपने जो इनपुट डाला वही आपका आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन है जहां पे आपका इनपुट डालने पे आउटपुट आता है, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, है ना। और डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए, मतलब ए आर ए फॉर ऑल ए। अगर डेफिनेशन वाइज देखो तो अपने आप से वही रिलेशन होना चाहिए हर एलिमेंट का। मैथमेटिकली देखो तो आप जो इनपुट डालोगे वही आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, जैसे इज कॉन्ग्रुएंट टू हो गया, इज इक्वल टू हो गया, राइट, इज लार्जर देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्री कहता है सिमेट्रिसिटी, कि ए आर बी, कि अगर ए का बी के साथ में जो रिलेशन है, वही रिलेशन बी का ए के साथ में होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन बी का ए के साथ में, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे इज अ सिबलिंग ऑफ, है ना। तो सिबलिंग मतलब भाई बहन। सो ए इज अ सिबलिंग ऑफ बी, तो बी इज ऑल्सो अ सिबलिंग ऑफ ए। उल्टा भी ट्रू होल्ड करना चाहिए, है ना। जैसे अपन ने बोला इज लार्जर देन, सो टू इज लार्जर देन थ्री, सो कैन आई से थ्री इज लार्जर देन टू? नहीं, तो टू इज लार्जर देन थ्री मतलब इज लार्जर देन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से आपके सिमेट्रिक रिलेशन हो जाते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में चेक क्या करना है तुम्हें, कि अगर मैं अज्यूम करूं कि ए का रिलेशन बी के साथ में है, तो फिर बी का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ना हम एग्जाम में उल्टा ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं? एक ऐसा मुझे एलिमेंट मिल जाए जो ए आर बी तो है लेकिन बी आर ए नहीं है। मतलब मैंने ए इनपुट डाला तो बी आउटपुट आ रहा है, तो फिर बी आउटपुट पे ए इनपुट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा मुझे एक मिल गया तो मेरे को मालूम पड़ेगा सिमेट्रिक नहीं है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करते हो। सही प्रूव करने में तो क्या है, आपने एक ढूंढा, आपको मिल गया, फिर आप बोलोगे सही है, वो तो गलत बात हो गई ना। कोई ऐसा एक हो सकता है जो गलत कर रहा हो। उल्टा ढूंढो, गलत करने का ढूंढो। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिशन। वो कहता है कि मान लो ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, मतलब ए इनपुट डाला तो बी आउटपुट आ रहा है, बी इनपुट डाला तो सी आउटपुट आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ए इनपुट डालने पे सी आउटपुट आ जाना चाहिए। अगर आ जाएगा तो मैं ट्रांजिटिव बोल दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं बोलूंगा। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव अपना अपने साथ में रिलेशन, सिमेट्रिक उल्टा सेम आना चाहिए, ट्रांजिटिव ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में, तो ए का सी होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन ट्रू होल्ड करेंगी तो फिर मैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देता हूँ। दिस इज हाउ वी जज कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, समझ गया। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देख, उसने एक रिलेशन डिफाइन करा है ना, एक रिलेशन डिफाइन हुआ है। किस पे डिफाइन हुआ है? ए कॉमा बी। तो ए मेरा इनपुट आ रहा होगा, बी मेरा आउटपुट आ रहा होगा। सो दो सेट्स होंगे अपने पास, ए में कुछ एलिमेंट्स है, बी में भी कुछ एलिमेंट्स है। आर भी रिलेशन डिफाइन ऑन आर, इधर भी रियल नंबर से, इधर भी रियल नंबर से। आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, यहाँ से आ रहा होगा मेरे पास ए का एलिमेंट, यहाँ से आ रहा होगा बी का एलिमेंट, और आपने रिलेशन जो क्या डिफाइन कर दिया है, 3a माइनस 3b प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होता है।
अब मुझे चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या कहानी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, आपका खुद के साथ में वही रिलेशन है, मतलब आप जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा, मतलब ए का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब बी की जगह ए कर दो, 3a - 3a + √7, ये इरेशनल बनना चाहिए। 3a से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो √7 आ गया हमेशा ही। इसका मतलब मैं ए कुछ भी डाल लूँ, मेरा आंसर क्या आएगा, √7 आएगा, जो हमेशा इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। देखो आया समझ में, रिफ्लेक्सिव में करना क्या है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ में, तो बी की जगह ए डाल दो बस, हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोल रहे हैं अपन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें हम बोलते हैं कि यार अगर 3a - 3b, ए का बी के साथ में रिलेशन है, ये कोई इरेशनल नंबर, अगर ये इरेशनल है तो बी का ए के साथ में, मतलब ए और बी को इंटरचेंज करा दो, फिर 3b - 3a + √7, क्या ये भी इरेशनल होगा, अगर ये मैं इरेशनल बोल पा रहा हूँ तब तो बात बन जाएगी, है ना। क्या कहते हो, इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा। चलो करके देखते हैं। सो 3a - 3b, या तो चाहो तो वैल्यू से प्रूव करके कर लो चेक, है ना। मुझे उल्टा ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढ के दिखा दो जो इसको प्रूव नहीं करता है, वो एक मिल जाएगा तो कहानी बन जाएगी, है ना। देखो मैं इसमें ले रहा हूँ, वैल्यू से दिखा रहा हूँ, मैं उल्टा दिमाग हमेशा काम कर रहा हूँ, डिस्प्रूव करना है उसको, तो जल्दी मिल जाता है। ए ले लिया मैंने 1, बी ले लिया मैंने 2 प्लस, क्या करना है, इरेशनल आ रहा है, अच्छा ठीक, इरेशनल आ रहा है, तो ए मैंने ले लिया 1 + √7/3, ठीक है, और बी मैंने ले लिया कुछ भी 2, जो भी, ठीक है। सो 3a क्या हो जाएगा, 3 + this √7 - 3b + √7, रूट मेरा बचा हुआ इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या होता है, हम लॉजिकली कैसे सोचते हैं, रूट का साइन बच जाएगा तो इरेशनल ही रहेगा, है ना। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन में 3b, तो 3 × 2 6 - 3 × 1 + √7/3 + √7, कितना आ गया, 3 आ गया ना। मुझे एक ऐसा ए और बी मिल गया जिसके लिए मैंने इसको डिस्प्रूव कर दिया। देखो आगे ना कहानी, तुम क्या कर रहे थे, तुम तो चेक कर रहे थे, हाँ देखो इरेशनल बन जाएगा, बन जाएगा मत चेक करो, नहीं बन जाएगा ये प्रूव करने की कोशिश करो, है ना। कभी कभी हमें थोड़ा सा पैसिमिस्ट भी बनना पड़ता है। मिल जाएगा तुम्हें, मिल गया, कहानी खत्म इसकी। ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता भाई, बिकॉज अगर ए आर बी ट्रू है तो बी आर ए ट्रू नहीं हो रहा है ना? चलो, सो अब मेरे कौन कौन से ऑप्शन तो गायब हो गए, इक्विवेलेंस तो पिक्चर से ही गायब हो गया, है ना, बिकॉज सिमेट्रिक नहीं है, ये भी गायब हो गया। बी और डी में से है, या तो ट्रांजिटिव होगा या फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, 3a - 3b + √7, ये इरेशनल है, ठीक। 3b - 3c + √7, ये भी इरेशनल है। अब मुझे प्रूव करना है कि 3a - 3c + √7 जो है ये भी इरेशनल होगा। मुझे ए और सी में रिलेशन चाहिए, बी नहीं चाहिए, दोनों को ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 3a - 3c, 3a - 3c + √7 + √7 = I1 + I2, यही बनेगा। अब देखो I1 + I2 क्या हो जाएगा, दो इरेशनल का सम, इसको इधर ले आओ, -√7 आ जाएगा। यही मुझे चाहिए, 3a - 3c + √7 कितना हो गया, I1 + I2 -√7। अब सोच के देखो, दो इरेशनल का सम -√7, क्या ये हमेशा इरेशनल आएगा, दो इरेशनल का सम -1 इरेशनल, नहीं होगा ना। दो इरेशनल का सम, दो इरेशनल का डिफरेंस रैशनल भी आ सकता है, जैसे I1 आ गया मान लो 1 + √7/2,
I2 आ गया 3 + √7/2, I1 + I2 - √7 रैशनल बन जाएगा, है ना। तो मुझे मालूम चला कि नहीं, यहाँ तो पंगा है, ये तो रैशनल नहीं आएगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं। देखो आया ना समझ में। अपन चेक कैसे करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में ए का ए के साथ में, सिमेट्रिक में ए का बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में होना चाहिए। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हम उल्टा सोचते हैं, ऐसी एक वैल्यू मिल जाए जो इसको डिस्प्रूव कर दे। ट्रांजिटिव सर ये ट्रांजिटिव वाला फिर से समझाओ। मैंने कहा ए का बी के साथ में रिलेशन है तो ये ट्रू होल्ड करेगा। 3a - 3b + √7 एक रैशनल आता होगा, I1 एक रैशनल नंबर है। बी का सी के साथ में भी करेगा ट्रू, बिकॉज ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ए का बी के साथ में है, बी का सी के साथ में, इट इज गिवन टू यू। अगर तुम ये प्रूव कर दो कि ए का सी के साथ में है तो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो ये दो कंडीशन मुझे गिवन थी, ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में। मुझे चेक करना था ए का सी के साथ में ट्रू होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, मतलब 3a - 3c + √7 इरेशनल हमेशा आएगा कि नहीं आएगा। अगर हमेशा इरेशनल आ गया 3a - 3c + √7 तब तो ट्रांजिटिव है। अब मुझे क्या चाहिए, ए और सी में इंटरेस्ट है, बी में तो इंटरेस्ट है ही नहीं मुझे, तो बी मैंने गायब कराया। -3b + 3b था, मैंने कहा चुपचाप से ऐड कर दो। सो 3a - 3c + √7 + √7 मैंने अलग अलग लिखा। I1 + I2 हो गया राइट हैंड साइड में, एक √7 में उस तरफ लेके चला गया ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे वही मिल जाए जो मेरे को चाहिए, 3a - 3c + √7। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, I1 + I2 - √7। अब I1 + I2 - √7, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये हमेशा इरेशनल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। इरेशनल माइनस इरेशनल, रैशनल भी आ सकता है ना। इसका मतलब ये एक रैशनल भी आ सकता है, अगर रैशनल भी आ सकता है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं हुआ ना। आया समझ में? एक और एग्जांपल करें। हाँ सर। ये वाला ले। अब देखो यहाँ समझो, R1 R2 दो रिलेशन थे हमारे पास। पहला रिलेशन क्या बोल रहा है, R1 रिलेशन क्या बोल रहा है, a * b > 0, ये आपका रिलेशन है ना। दूसरा रिलेशन क्या है, R2 आपने सेम सेट में डिफाइन किया है, ए और बी में। R2 आपने डिफाइन किया है a > b। अब मुझे चेक करना है R1 इक्विवेलेंस है, R2 इक्विवेलेंस है कि दोनों इक्विवेलेंस है कि दोनों इक्विवेलेंस नहीं। तो एक एक करके करते हैं। देखो पहले मैं R1 की कहानी चेक कर रहा हूँ। R1 रिलेशन क्या है, AB इज > 0। आपने डिफाइन किस पे किया है, ऑल रियल नंबर्स पे। इसका ध्यान रखना है ना, कभी कभी क्या करता है ना वो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बोल देगा, तो फिर आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स पुट कर पाओगे, इंटीजर्स बोल देगा। यहाँ पे वो R डिफाइन कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते हैं, खुद का खुद से रिलेशन, मतलब ए का मैपिंग ए के साथ करना है। AR B की जगह मुझे AR A करना है, तो B की जगह A हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तो A² विल ऑलवेज बी > 0, यस और नो, हमेशा होगा। बिल्कुल, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, A² हमेशा > 0 है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक अपन ने क्या बोला था, ए का अगर बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ होना चाहिए, मतलब ए बी तो पॉजिटिव मुझे गिवन है। अब यहां से मैं उल्टा कर दो, ए की जगह बी, बी की जगह ए, ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अगर ए बी > 0 है तो क्या बी ए भी > 0 होगा? बिल्कुल होगा, है ना, कोई डाउट ही नहीं है अपन। ए बी, बी ए प्रोडक्ट है, बात तो एक ही है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का सी के साथ में रिलेशन है ना, तो क्या ए का सी के साथ में भी वही रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है तुम्हें। ए का सी के साथ में मतलब A * B > 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली बी कैंसिल नहीं हो सकता, और डिवाइड कराओगे तो A/C बन जाएगा, मुझे AC चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वही अपना लॉजिक,
हम पेसिमिस्ट बन जाएंगे। हम सोचेंगे ऐसी एक वैल्यू मिल जाए जो इस चीज को ट्रू होल्ड ना करती हो, तो काम बन जाएगा। देखो ए इंटू बी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए को ले लेता हूँ -1, बी को ले लेता हूँ 0, करेगा ट्रू होल्ड? बिल्कुल करेगा। सी को ले लेता हूँ 4 और बी तो 0 है ही। तो देखो ए बी लार्जर देन इक्वल टू 0 फिट बैठ गया, बी सी लार्जर देन इक्वल टू फिट बैठ गया। ए सी देखो, ए सी कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4, -4 इज लार्जर देन इक्वल टू 0, पंगा हो गया, नहीं ट्रू होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। देखो मैं दिमाग क्या लगाया, मैंने अपना दिमाग वही लगाया पेसिमिस्ट वाला। मेरे को दिखा था ए सी पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे को मानता है ए सी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मुझे प्रूव करना है ए सी नेगेटिव आ जाए बस, कैसे भी। ए सी नेगेटिव कैसे आएगा, एक को ले लो नेगेटिव, एक को ले लो पॉजिटिव। जब मैंने इसको नेगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव लिया तो मेरे को समझ में आ गया बी को पुट कर दो 0, काम बन जाएगा हमारा, ए सी आ जाएगा नेगेटिव। है ना, तो उल्टा दिमाग लगाओ, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक अगर डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिख रहा है तो, डायरेक्टली दिख जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर हुआ R1? R2 चेक कर लेते हैं फटाफट से अब। R2 R2 का रिलेशन क्या है, A इज लार्जर देन इक्वल टू B। चलो भाई इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, खुद का खुद के साथ में रिलेशन, A इज लार्जर देन इक्वल टू A, बिल्कुल सही बात है, A हमेशा A के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, मतलब ये तो फॉल्स तो नहीं होगा ना, बच जाएगा ये, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, A इज लार्जर देन इक्वल टू B, अगर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ B इज लार्जर देन A, उल्टा कर दो। अगर A B से बड़ा है तो क्या आप ऐसा बोल पाओगे B A से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये हमेशा ट्रू होल्ड नहीं कर रहा होगा ना, कभी कभी कर रहा होगा, कभी नहीं कर रहा होगा, हमेशा नहीं कर रहा होगा, पंगा हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, इसका मतलब R1 भी इक्विवेलेंस नहीं है, R2 भी इक्विवेलेंस नहीं है। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट नाइदर R1 नॉर R2 इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो यहाँ तक आया क्या सबको समझ में? तो रिलेशंस कैसे चेक करते हैं अपन, रिलेशंस होते क्या है, मैपिंग कैसे कराते हैं, सेट्स। तो आज की क्लास के लिए बहुत है ना। इन्हीं सबको ये वीडियो तो मैं डाल दूंगा बाद में, नोट्स भी शेयर कर दूंगा, है ना। इसके क्वेश्चंस कर लो सेट्स के और रिलेशंस के, आई थिंक 1-2 घंटे में हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस है ना, मैं आपके 2 में से एक तो आ ही जाता है, मतलब सेट तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। रिलेशंस 85-90% ऑफ द पेपर्स में रिलेशन का क्वेश्चन रहता है, किसी किसी पेपर में रिलेशन का नहीं रहता है ना, बिकॉज रिलेशंस, मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाँ, इन 6 में से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं। तो कभी वो रिलेशन आ जाता है तो कभी वो हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन ये 6 और एक सेट 7 में से 4 से 5, मतलब 20 नंबर तुम्हारे फ्री फोकट के होते हैं। ये 20 नंबर बिल्कुल मत छोड़ना कभी ना, ये 7 चैप्टर्स मेक श्योर ये 7 तो तुम्हें आते हो, बिकॉज 3 या 4 टाइप के तो क्वेश्चन होते हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना। वो भी अगर अपन ना करके जाए तो फिर तो क्या ही, है ना। बिकॉज इंटीग्रेशन पे फोकस करने से अच्छा है इन 7 पे फोकस कर लो, बिकॉज इंटीग्रेशन तो हमेशा दगाबाज है। इंटीग्रेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब वैसे वाले चैप्टर है कि एग्जाम में चमका तो चमका, नहीं चमका तो नहीं चमका, है ना। मैट्रिसेस, कुछ हद तक डिटर्मिनेंट्स, बाकी सारे चैप्टर जो बच जाते हैं वो ऐसे हैं कि मेहनत करोगे तो नंबर आ जाएंगे। ये वैसे वाले चैप्टर्स है कि मेहनत करने के बाद भी डाइसी रहता है, तो इन पे फोकस अभी फिलहाल कम रखो। अभी फिलहाल तुम्हारा फोकस होना चाहिए कौन मुझे 4 नंबर निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में। सर कुछ पूछना है तो बोलो बोलो।